हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनी मेकर चैनल्स। आज के वीकली एनालिसिस वीडियोस में आपका सबका स्वागत करता हूँ। माई सेल्फ सचिन देव ने आज के एनालिसिस वीडियोस में मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस किया है और एफआईडीएस का जो ईयरली डेटा है उसके ऊपर भी मैंने कमेंट किया है। और ये जो चार्ट्स वगैरह शेयर कर रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए, ये कोई बाइंग एंड सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। आपको बाय एंड सेल करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस करने के बाद उसके ऊपर डिसीजन ले सकते हो। तो चलो चलते हैं मेरे चार्ट्स के ऊपर। तो ये निफ्टी का चार्ट्स चेक कर लेते हैं। तो निफ्टी ने लास्ट वीक में क्या किया था कि ऑल टाइम हाई ब्रेक किया था। देखो, इसको डिलीट कर देता हूँ। हम्म, अभी निफ्टी ने ऑल टाइम हाई ब्रेक किया था। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, बेटर रहेगा। हाँ, तो ये ऑल टाइम हाई ब्रेक किया था, देखो यहाँ पे। अभी ब्रेकआउट कंफर्म तो हो रहा है इस टाइम पे, मगर ये सस्टेन होता है कि नहीं इसके क्लोजिंग चेक कर लेते हैं। देखो, इसका प्रीवियस हाई था 26,325 का और इसका क्लोजिंग है 26,328, यानी लगभग लगभग अपना वही लेवल पे जो क्लोज हुए हैं जो लास्ट टाइम का जो रेजिस्टेंस था। इनके से लास्ट वीक में नेक्स्ट वीक में मार्केट ये ब्रेकआउट कंफर्म करता है, मतलब इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो मार्केट में अच्छी खासी रैली देखने मिल सकती है। अदरवाइज निफ्टी वापस वही रेंज में ट्रेड कर सकता है। लेवल्स कौन से हैं? अपसाइड में 26,325 या 350 पकड़ लेते हैं, और डाउन साइड में निफ्टी का सपोर्ट्स देखने जाएंगे तो 25,690 का एक सपोर्ट्स है। एक यही रेंज में निफ्टी ट्रेड कर सकती है। ये रेंज में ये रेंज में निफ्टी ट्रेड कर सकती है। इनके से ब्रेकआउट कंफर्म होता है तो निफ्टी को 26,690 या 27,000 तक जाने के चांसेस ज्यादा है। तो क्या करेंगे, इसको ब्रेकआउट का जो कंसिडरेशन जोन का जो प्राइस रेंज है वो ब्रेकआउट के बाद ऐड करेंगे। ठीक है, तो देखो निफ्टी कितना जा सकती है, 26,900 या 26,850 तक जाने की चांसेस ज्यादा है निफ्टी में। ओके, ये हो गया बैंक निफ्टी का निफ्टी का चार्ट। अभी बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं। बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई ब्रेक किया, देखो लास्ट वीक में। तो यहाँ पे एक प्रीवियस रेजिस्टेंस था, ये ऑल टाइम हाई था। तो ये इसने 30 जून का जो ऑल टाइम हाई था वो बैंक निफ्टी ने 17 अक्टूबर को ब्रेक किया था। उसके बाद देखो बैंक निफ्टी ने एक कंसोलिडेशन जोन में टाइम स्पेंड किया, उसके बाद वापस उसने ब्रेकआउट कंफर्म किया। ब्रेकआउट कंफर्म होने के बाद एक रैली दिया, देखो 58,577 से लेके बैंक निफ्टी चले गई थी 60,100 100 एक मिनट, 140 या 150 के आसपास चली गई थी। यानी बैंक निफ्टी क्या करती है ना, ब्रेकआउट होने के बाद एक थोड़ा कंसोलिडेट करती है, उसके बाद वापस एक रैली देती है, वापस उस साइडवेज में जाती है। तो इसका बैंक निफ्टी का चार्ट देखने जाएंगे तो स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू निफ्टी। अभी बैंक निफ्टी क्या कर रही है, वापस उसने प्रीवियस हाई ब्रेक किया जो था अपना 60,114 का। उसके बाद कंसोलिडेशन किया या करेक्शन, थोड़ा बहुत करेक्शन किया, वापस लास्ट फ्राइडे को, मतलब ये सेकंड जाने को इसने वापस से प्रीवियस हाई ब्रेक किया। तो नेक्स्ट वीक में बैंक निफ्टी स्ट्रांग हो सकती है निफ्टी के कंपैरिजन में। निफ्टी भी स्ट्रांग ही है, मगर बैंक निफ्टी उससे ज्यादा थोड़ी स्ट्रांग हो सकती है। अब बैंक निफ्टी का टारगेट क्या आ सकता है, देखो अपसाइड में रेजिस्टेंस को हो सकता है। तो रेंज कैलकुलेट करेंगे और ब्रेकआउट के बाद ऐड करेंगे। यहाँ से उसने ऑल टाइम हाई लगाया था, उसके बाद करेक्शन कितना किया था, 58,700 के आसपास उसने बॉटम बनाया या यहाँ तक करेक्शन किया था। 2.33% का करेक्शन होने के बाद उसने वापस एक ऑल टाइम हाई ब्रेक करा है। तो क्या करेंगे, रेंज कैलकुलेट करेंगे और ब्रेकआउट के बाद ऐड करेंगे। तो बैंक निफ्टी का नेक्स्ट टारगेट आ रहा है या नेक्स्ट रेजिस्टेंस हो सकता है 61,500 तक बैंक निफ्टी जा सकती है। ओके, तो एक सेक्टर अच्छा लगता है बैंक निफ्टी का, इसके ऊपर अपन फोकस करेंगे नेक्स्ट वीक के लिए। अभी दूसरा स्टॉक्स है या दूसरा इंडेक्स है अपना जो स्मॉल मिड कैप का है, मिड कैप सिलेक्ट इंडेक्स। तो इसमें देखो अभी इसका एक एनालिसिस कर लेते हैं। तो यहाँ से लेके एक यहाँ पे एक ना ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ऑल टाइम हाई का एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं। अभी यहाँ पे उसने क्या किया, ब्रेकआउट कंफर्म किया था, ब्रेकआउट कंफर्म होने के बाद वही रेंज पे उसने एक सस्टेन किया है। ओके, ना कोई ट्रेंड नेगेटिव हुआ है ना कोई ट्रेंड में ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। तो मिड कैप इंडेक्स भी नेक्स्ट वीक के लिए अभी अच्छा लग रहा है। अभी देखो ऑल टाइम हाई ब्रेक होने के बाद उसने क्या किया, छोटा मोटा करेक्शन दिया है। करेक्शन होने के बाद ये वापस चलने के लिए रेडी हो रहे हैं, ये इंडेक्स है, तो इसके ऊपर ध्यान देंगे। अभी एक काम करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ पे एक ना ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं स्मॉल कैप इंडेक्स का।
देखो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ट्रेंड लाइन का भी एक ना ब्रेकआउट कंफर्मेशन मिल रहा है अपने को। इनके सी लेवल्स भी ब्रेक होते हैं। एक छोटा रेजिस्टेंस है जो ऑल टाइम हाई प्रीवियस हाई था 13,900 13,000 14,000 के आसपास एक राउंड फिगर एक रेजिस्टेंस मान लेते हैं, ये वाला सीलेट, हाँ सॉरी। अभी इनके सी लेवल्स ब्रेक होते हैं तो मिड कैप इंडेक्स में ना ये भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो मिड कैप इंडेक्स भी चार्ट्स के ऊपर स्ट्रॉन्ग लग रहा है। पहला इंडेक्स हो गया अपना निफ्टी, वो भी स्ट्रॉन्ग है चार्ट्स पे। बैंक निफ्टी, वो भी चार्ट्स पे स्ट्रॉन्ग है। अभी मिड कैप इंडेक्स है, वो भी चार्ट्स के ऊपर स्ट्रॉन्ग है। अभी देखते हैं स्मॉल कैप इंडेक्स। लास्ट वीडियोस में मैंने ये डिस्कस किया था कि सपोर्ट्स कौन से हैं, रेजिस्टेंस कौन से हैं। तो देखो ये चार्ट्स है ना, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट्स है। तो यहाँ पे देखने जाएंगे तो ना ये साइडवेज में था कंटिन्यूसली, या साइडवेज से लेके करेक्शन फेज में था। अभी देखो यहाँ पे आने के बाद ये चार्ट्स ने क्या किया कि ऑल टाइम हाई प्रीवियस हाई था वो ब्रेक किया। ब्रेक होने के बाद इंडेक्स चला गया था 17,700 के आसपास। प्रीवियस रेजिस्टेंस था 17,450 के आसपास। वो ब्रेक होने के बाद वन साइड चला था ये लेवल तक, 17,700 या 17,800 तक चला गया था। उसके बाद मार्केट की वजह से इसमें भी थोड़ा करेक्शन हुआ और इंडेक्स ने यहाँ पे वापस ने रिटेस्ट भी किया। अभी रिटेस्ट होने के बाद वापस ये जो प्रीवियस हाई था वो भी ब्रेक कर रहा है, यानी जो स्मॉल कैप इंडेक्स है ये चार्ट्स के ऊपर स्ट्रॉन्ग लग रहा है। अभी रेजिस्टेंस कौन सा हो सकता है? तो पहला रेजिस्टेंस है एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया मैंने, ये एक हाई कंसिडर किया, सेकंड हाई कंसिडर किया, इसको पकड़ के मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। देखो ये, सॉरी, एक रेजिस्टेंस था, एक मिनट, इसको मैग्नेट बंद कर दो। एक रेजिस्टेंस था, उसके बाद एक ये रेजिस्टेंस है, सेकंड रेजिस्टेंस है। ओके, अभी जो स्मॉल कैप इंडेक्स है इसको एक रेजिस्टेंस हो सकता है 18,150 के आसपास, इसको एक रेजिस्टेंस हो सकता है जो ट्रेंड लाइन का आ रहा है। और उसके बाद एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस होता है ये, नेक्स्ट रेजिस्टेंस कौन सा हो सकता है? ये एक रेजिस्टेंस हो सकता है, देखो ये वाला। तो इसके ऊपर ट्रेड करने का मतलब एक ये रेजिस्टेंस है 18,150 और नेक्स्ट रेजिस्टेंस है उसका 18,550 के आसपास। तो स्मॉल कैप इंडेक्स में ये थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है और चार्ट्स के ऊपर ये भी एक स्ट्रॉन्ग लगा है। अभी दूसरा अभी एफ एस डी एस का डेटा चेक कर लेते हैं। तो देखो एफ एस डी एस का ना एक ईयरली डेटा मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। देखो, हाँ, जनवरी में उन्होंने जनवरी 2025 में एफआईज ने 87,000 करोड़ की सेलिंग की थी, 87,374 करोड़ की सेलिंग की थी। डीआईज ने 86,591 करोड़ की बाइंग की है, मगर इसके कंपैरिजन में इन्होंने थोड़ा सा कम खरीदा है। फरवरी 2025 में 58,988 करोड़ की सेलिंग की है, उसके कंपैरिजन में डीआईज ने 64,000 के आसपास बाइंग की है, 64,853 करोड़ की बाइंग है। मार्च 2025 एफआईज ने छोटा सा खरीदा है, मगर खरीदा है 2014 करोड़ के आसपास खरीदा है। और डीआईज ने 37 करोड़ का बाई किया है, 37,585 करोड़ की बाइंग की है। अप्रैल 2025 में 2,735 करोड़ की बाइंग की है, उसके कंपेरिजन डीआईज ने 28,228 करोड़ की बाइंग की है। मई, हाँ मई का चेक कर लेते हैं। मई 2025 में एफआईज ने 11,773 करोड़ की बाइंग की है, डीआईज ने 67,000 करोड़ की बाइंग की है। देखो यहाँ पे कंपेरिजन अपने को कंप्लीटली देखने मिल रहा है। इन्होंने 11,000 करोड़ की बाइंग की है, वहीं पे डीआईज ने 67,000 करोड़ की बाइंग की है। जून 2025 7,488 करोड़ की बाइंग की है और डीआईज ने 72,673 करोड़ की बाइंग की है। इन्होंने खरीदा है मगर बहुत कम रेट से खरीदा है, बहुत कम क्वांटिटी में खरीदा है। वहीं पर डीआईएस देखो कंटिन्यूसली बाय फिगर्स में है। जुलाई में 47,666 करोड़ की सेलिंग की है, वहीं पे डीआईएस ने 60,000 करोड़ की बाइंग की है, यानी इन्होंने 13,000 करोड़ ज्यादा खरीदा है, 13,000 करोड़ से प्लस में है। अगस्त 2025 में चेक करेंगे तो 46,900 करोड़ का सेलिंग किया है, डीआईएस ने 94,828 करोड़ का बाइंग किया है। सितंबर 2025 में 35,300 करोड़ का सेलिंग किया है
और डीआईएस ने 65,000 करोड़ का बाइंग किया है। तो लगभग लगभग इन्होंने 30,000 करोड़ की बाइंग एक्स्ट्रा ज्यादा की है। यहाँ पे कितनी की है? 50,000 करोड़ के आसपास इन्होंने ज्यादा परचेस किया है। अक्टूबर 2025 2,346 करोड़ की सेलिंग की है। डीआईएस ने देखने जाएंगे तो 52,792 करोड़ की बाइंग की है। नवंबर 2025 17,500 करोड़ की सेलिंग है और डीआईएस का देखो 77,083 करोड़ का बाइंग है। दिसंबर 34,349 करोड़ की सेलिंग है। डीआईएस की 79,619 करोड़ की बाइंग की है। मगर देखने जाएंगे तो यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है? 45,000 से लेकर 50,000 करोड़ की ज्यादा एक्स्ट्रा की बाइंग की है। मगर इसका मतलब क्या है कि मार्केट नीचे जाने से डीआईएस खरीद रहे या उनको मार्केट के ऊपर कॉन्फिडेंस ये दिख सकते हैं। डीआईएस बाय करे या सेल करे, निफ्टी मार्केट को ज्यादा फर्क नहीं पड़ सकता है। या बोल सकते हैं कि थोड़ा सा अपसाइड में अपने को सेलिंग प्रेशर थोड़ा बहुत देखने मिल सकता है। इसके ऊपर अपने को ज्यादा बोलते हैं कि इन्होंने बेचना स्टार्ट किया तो अपना मार्केट नीचे जाएगा, थोड़ा बहुत नीचे जाएगा, नो इशू। मगर मार्केट के ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ सकता है। इसका रीजन क्या है? डीएस कंटिन्यूस लास्ट 1 ईयर से खरीद रहे। देखो कोई भी लेवल से उनका सेल फिगर नहीं है। जुलाई से डेटा है, जुलाई 2024 से अभी देखो कोई भी लेवल्स पे उनका सेलिंग फिगर नहीं है। ओके, यही सोचो कि डीआईएस ने नहीं खरीदा होता तो मार्केट कौन से लेवल पे होते रहे। ठीक है, तो आते चार स्टॉक्स के ऊपर। पहला स्टॉक से अपना ग्राफाइट इंडिया। ग्राफाइट इंडिया का चार्ट है। तो ग्राफाइट इंडिया का ना ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। देखो मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। एक ऑल टाइम हाई था यहाँ पे, उसके बाद निफ्टी इसका ऑल टाइम हाई था 1127 का ऑल टाइम हाई था। उसके बाद उसने लो कितना बनाया? 91 रुपीज का आसपास उसने लो बनाया। यानी ऑल टाइम हाई से स्टॉक्स, एक मिनट, ऑल टाइम हाई से इसने कितना परसेंट करेक्शन किया है? 90% का करेक्शन किया है स्टॉक्स ने। उसके बाद स्टॉक्स क्या कर रहा है? अभी एक हाई बनाया, उसके बाद वापस इसने लो बनाया, और कभी भी इसने ना प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं किया। मतलब अभी भी इसका ट्रेंड है नेगेटिव ही है, या इसको साइडवेज बोल सकते हैं। अभी जब तक ये लेवल ब्रेक डाउन नहीं होते, प्रीवियस लो ब्रेक डाउन नहीं होता, तब तक इसका लो या ट्रेंड नेगेटिव नहीं हो सकता है। अभी भी देखो इसका लो कौन सा है? प्रीवियस लो विथ 366 के आसपास का प्रीवियस लो है। इनकेस ये लेवल्स ब्रेक होते तो ही जाके इसका ट्रेंड नेगेटिव हो सकता है। अभी भी कोई भी इसने ट्रेंड पॉजिटिव नहीं किया। जब तक ये प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं कर रहा तब तक इसका ट्रेंड नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं हो सकता, या डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में नहीं आ सकता है। ओके, तो एक चार्ट्स के ऊपर मेरा ध्यान रहेगा नेक्स्ट वीक के लिए। इनकेस ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो स्टॉक्स क्या होगा कि डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में आ सकता है। और इनकेस ये लेवल्स ब्रेक डाउन होते हैं 366 के आसपास, तो ये स्टॉक्स वापस लो वीक हो सकते हैं। ओके, अभी दूसरा स्टॉक्स कौन सा है चेक कर लेते हैं। पीओसीएल करके स्टॉक्स है, पीओसीएल पॉन्डी ऑक्साइड केमिकल्स लिमिटेड। अभी इसका ना वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट चेक कर लेते हैं। हाँ, अभी कोई भी स्टॉक्स को चलना है या कोई भी स्टॉक्स अपने को एक रैली देने वाला होता है तो उसका बिहेवियर कैसा कैसा होता है वो चेक कर लेते हैं। अभी इसमें से ब्रश चेक कर लेते हैं, कहाँ पे ब्रश है। हाँ, अभी एक स्टॉक्स को ना एक रैली देनी होती तो क्या करेगा? स्टॉक्स ने एक ब्रेकआउट कंफर्म करेगा। डाउन ट्रेंड से था, साइडवेज से था स्टॉक, तो क्या करेगा? ब्रेकआउट कंफर्म करेगा। उसके बाद ना स्टॉक्स ने एक साइडवेज में जाएगा। अभी साइडवेज या इसमें एक रेंज बाउंड रहेगा, कंसोलिडेशन जोन बोल सकते हैं इसको। इनकेस ये कंसोलिडेशन जोन ब्रेक करता है स्टॉक्स, तो ये स्टॉक्स एक रैली दे सकते हैं। उसके बाद ये स्टॉक्स ना वापस एक ना साइडवेज जा सकते हैं, जैसे कि बैंक निफ्टी का बिहेवियर है। तो ये स्टॉक्स क्या करेगा? एक वापस ने कंसोलिडेशन जोन में जाएगा। ठीक है, अभी ये वापस से इनके से प्रीवियस हाई ब्रेक करता है या कंसोलिडेशन जोन से ऊपर जाता है तो स्टॉक्स ना वापस एक रैली बन सकती है ईयर लेवल्स के आसपास। तो एक स्टॉक्स को या एक कोई इंसान को एक ट्रेकिंग पे जा रहा है या उसको कोई चढ़ाई करनी है तो क्या करेगा? स्टॉक्स या इंसान थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा रेस्ट लेगा, उसके वापस एक रैली करेगा, उसके बाद एक स्टॉप लेगा, उसके बाद वो एक स्टॉक रैली करेगा, उसके बाद स्टॉप ले सकते हैं। सेम एज उसका बिहेवियर है पॉन्डी ऑक्साइड केमिकल्स लिमिटेड का। अभी देखो इसका ना देखो स्टॉक्स ने क्या किया? एक ऑल टाइम हाई ब्रेक किया था ये लेवल्स पे। ऑल टाइम हाई था इसका
1190 के आसपास। ओके, अभी इसको एक लेवल्स मार्क कर लेते हैं यहाँ पे। अभी स्टॉक्स ने क्या किया, ब्रेकआउट कंफर्म होने के पहले, ये कैंडल बनने के पहले उसने एक साइडवेज में था या कंसोलिडेशन जोन में था, कितना 1 2 3 4 5 वीक्स इसने एक ही रेंज में कंसोलिडेशन किया। अभी ब्रेकआउट होने के बाद ये देखो, ये लेवल्स ब्रेक किया, उसके बाद स्टॉक्स ने एक अच्छा खासा रैली दिया ए लेवल्स के आसपास। ओके, अब ब्रेकआउट होने के बाद भी देखो, ये 3 4 वीक ना तो एक ही रेंज में था, उसके बाद एक रैली दिया। ओके, अभी स्टॉक्स क्या कर रहा है डेली टाइम फ्रेम पे, अभी एज का कंसोलिडेशन खत्म हो रहा है अभी, तो स्टॉक्स क्या कर रहा है, लोअर लो से या साइडवेज जोन से स्टॉक्स ना अपसाइड में आ रहा है या ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है, या लेवल्स के आसपास, ये लेवल्स के आसपास में ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है। तो ये स्टॉक्स ना नेक्स्ट वीक के लिए अच्छा चल सकता है या नेक्स्ट वीक के लिए अच्छा बन सकता है। तो ये चार एनालिसिस में, टेक्निकल एनालिसिस से एक बेनिफिट्स होता है कि कौन से लेवल से स्टॉक्स चल सकता है या कौन से लेवल से स्टॉक्स अटक सकता है। अभी स्टॉक्स को नेक्स्ट रेजिस्टेंस कौन सा होता है चेक कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, या ये लेवल से ये लेवल तक इसका प्राइस रेंज कैलकुलेट करेंगे और ब्रेकआउट के बाद ऐड करेंगे, है? तो देखते हैं, ऑल टाइम हाई था इसका 1506 के आसपास, यहाँ से स्टॉक्स कितना करेक्ट हुआ था, 1240 तक नीचे आया था। तो क्या करेंगे, ये प्राइस रेंज कैलकुलेट करेंगे, यानी 17% डाउन साइड में आया था, और ब्रेकआउट के बाद उसको कैलकुलेट करके ऐड करेंगे। तो स्टॉक्स को नेक्स्ट रेजिस्टेंस कौन सा हो सकता है, 1700 तक एक रेजिस्टेंस हो सकता है स्टॉक्स का। ऐसे अपडेट्स के लिए मनी मेकर चैनल्स को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियोस अच्छे लगते रहेंगे तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। और अगर मिलते हैं कोई अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।